केदारनाथ के दरवाजे ओपन होते हैं अप्रैल में और अब बंद होते हैं दिवाली के बाद। भाई दूज आती है उसी दिन बंद हो जाते हैं कपाट उसके। तो वो एक अपने दिमाग में रखना कि आपको कहाँ पे और कब जाना है। मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप ऑफ सीजन में जाओ जब मॉनसून खत्म होने वाला होता है और लास्ट का जो सितंबर अक्टूबर होता है या अक्टूबर नवंबर मंथ होता है वो बेस्ट है जाने के लिए। आप उसमें ही जाना। अगर आप गए हुए हो, आप जाके आए हो, तो आपको पता होगा कि जब पीक सीजन में आप जाते हो तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रस होता है कि आपको मतलब जगह ही नहीं मिलती है कोई भी। और एक तो सब जगह पे जाओगे तो सब महंगा मिलेगा, वहाँ पे चलने की वो भी दिक्कत आ सकती है, रहने की दिक्कत आ सकती है, और ट्रैक बहुत छोटा है तो आप धक्का मुक्की करोगे, गिरने भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर है, प्रेफर है कि आप सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में ही जाए। पीक सीजन में जाना अवॉइड करें। वहाँ पे शाम को आरती होती है 6 बजे से 7 बजे तक, 1 घंटा आरती चलती है वहाँ पे। और सुबह के 6 बजे वहाँ पे एक पूजा होती है। सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने एक हाल ही में पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि हमारा जो ये केदारनाथ का ट्रैक है वो छोटा होने वाला है, 11 किलोमीटर वो कम करने वाले हैं। मोदी जी जब वहाँ पे विजिट पे गए थे तो उन्होंने देखा, तो इस वजह से यात्री जो वहाँ जाने वाले यात्री होते हैं उसको आसानी दे, इसके लिए वो ट्रैक थोड़ा छोटा करने वाले हैं। पढ़ा है कहीं पे, कितना सच है कितना गलत है मुझे नहीं पता है, मुझे जो जानने को मिला वो आपको बता दिया। वहाँ पे यात्रियों को जाने के लिए अगर बेस्ट है वो कम कर दे रास्ता, तो क्योंकि बाढ़ की वजह से वहाँ पे लिखा तो गया है कि ये सिर्फ 16 किलोमीटर, बट वो 16 किलोमीटर नहीं है, वो 23 या 24 किलोमीटर है। मैंने बात की थी जो वहाँ पे लोग रहते हैं या जो जानकारी सबके पास होती है उससे मैंने बात की थी, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि ये ट्रैक लंबा हो चुका है, 23 या 24 किलोमीटर अब हो चुका है। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद डिसाइड किया हो कि ट्रैक थोड़ा छोटा बना दे। अगर छोटा बना दे तो हमारे लिए अच्छा ही है। और केदारनाथ में प्रसाद अलग अलग मिलते हैं, वो आप पे डिपेंड, कितना लेना है, कहाँ से लेना है, कितनी प्राइस में रहता है, वो आप पे डिपेंड होता है। 150 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है, 250 का मिलता है, 500 का भी मिलता है, 700 का भी मिलता है। अगर आप कितना एड ऑन करवाते हो, आपको क्या प्रसाद चाहिए, उस पर डिपेंड होता है कि आपको क्या क्या चढ़वाना है। आपको सिर्फ प्रसाद ही चढ़वाना है, आपको कोई और भी लेना हो, माला वगैरह हो, घी मिलता है वहाँ पे, डिपेंड होता है कि आप क्या क्या एड ऑन करवाते हो, उसके हिसाब से वहाँ पे प्राइजेस रहते हैं। तो वो एक देख लेना कि आपको क्या चढ़ाना है, वो अपने इच्छा। वहाँ पे आप मंदिर पे जाओगे ना, तो जो आपने पूजा का सामान लिया होगा, अगर आप वहाँ से, जो हमारा केदारनाथ का द्वार जब अंदर मंदिर के जाने के लिए होता है, वहाँ से ना सारे पुजारी आप पे टूट पड़ेंगे कि मुझे सामान दे दो, मुझे सामान दे दो, मैं चढ़ा दूंगे, मैं चढ़ा दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप अपनी प्रसादी का सामान अपने हाथों से ही चढ़ाए। आपने जो भी लिया हुआ है वो अंदर जो पुजारी होता है उनके हाथ में ही दे, वो अपने हाथ से ही निकाल के। अब मैंने घी लिया हुआ था तो मैंने क्या किया था, जो घी होता है उसकी एक इतनी छोटी सी मैंने डिब्बी ली थी, ठीक है। तो वो मैंने खोल दी थी, वो सिल पैक होता है तो वो मैंने खोल दी थी, फिर मैंने दी, वो रीयूज ना कर सके तो बेस्ट। एक वो बात, ये गंदी बात भी बोलने के लिए, पर अब क्या करें, वैसा है तो हमें बताना पड़ता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो मैं कहाँ गई, कहाँ रुकी, उसके बारे में बता देती हूँ। मैं राजकोट से मैंने फ़्लाइट ली थी देहरादून की, जो मेरी राजकोट से दिल्ली, दिल्ली मुझे होल्ड था, और फिर दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी देहरादून की। देहरादून पहुँच के मैंने करवा ली वहाँ से टैक्सी, और टैक्सी से मैं आ गई थी ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैंने स्टे लिया था, फिर मैंने टिकट करवा ली थी, तो 5 बजे जग के अपनी बस में बैठ के निकल पड़ी थी, और मैं आ गई थी सीतापुर तक। और मुझे एक हो गई थी दिक्कत, अगर आपको ना टिकट करवानी है, ऑफलाइन चेक करवाना और आप बस में आ रहे हो ना, तो पहले ही फाटा पे ही उतर जाओ अब, क्योंकि वहाँ से सारी हेलीपैड की टिकट वहीं से होती है, फाटा से। तो बेस्ट है कि अगर आप फाटा पे उतर जाओ और अपनी टिकट पहले करवा लो, फिर वहाँ से चले जाना सीतापुर के लिए। अब एक बार सीतापुर के लिए गए, फिर आपको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात का प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट करवानी हो तो आप फाटा पे ही उतर जाए, अपने ड्राइवर को बोल दो, अगर वो नहीं रुक रहा है तो आप गेट पे जाके खड़े हो जाओ, और आ जाए तो बोल दो रुको रुको मुझे यहाँ पे उतरना है, और आप उतर भी जाना वहाँ पे, ठीक है। और अपनी टिकट के बारे में देख लेना। तो ये एक हो गया। फिर आप पहुँचते हो सीतापुर, तो सीतापुर से उतरते ही मैं गई थी सोनप्रयाग, मतलब बहुत ज़्यादा चली थी और सोनप्रयाग तक पहुँची। फिर वहाँ जाके पता चला कि अब और मुझे मार्केटें क्रॉस करनी है, तो मुझे वो भी क्रॉस करनी पड़ी। तो फिर मैं वहाँ से उतना फिर चल के गई वहाँ तक। तो और उसके मार्केट के क्रॉस करने के बाद बलेरो जीप मिलती है, आपको उसमें बैठ जाना है, वो आपको उतार देगा गौरीकुंड तक।
अब गौरीकुंड तक उतरने के बाद भी हमें थोड़ा बहुत चढ़ना होता है, फिर वहाँ पे जाके आप कोई भी होटल रख सकते हो, नीचे थोड़ा ऊपर जाके आपको होटल पे रुकना है। होटल पे मैं रुकी थी, वहाँ पे मैंने नाइट स्टे वहीं पे लिया था क्योंकि रात को नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए मैंने नाइट स्टे वहीं पे ले लिया था। अब गौरीकुंड में जो GMVN है मैं वहीं पे रुकी थी, मेरा एक्स्ट्रा लगेज मैंने वहीं पे रखवा दिया था और मेरे साथ वही चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरत पड़े। तो मैंने वहाँ से होटल वालों को रात को ही बोल दिया था कि मुझे दूसरे दिन के लिए घोड़ा चाहिए, तो मैंने एडवांस में ही बुक कर लिया था क्योंकि सुबह मिले ना मिले पता नहीं होता है, तो मैंने पहले ही एडवांस बुकिंग करवा ली थी घोड़े की। तो मेरा सुबह घोड़ा हो चुका था, जो होटल वाला मेरे साथ आया मुझे घोड़े तक लेके गया। होटल से हमें घोड़े तक जाना होता है ना, वो भी डिस्टेंस बहुत होता है, वो भी चलना होता है हमें, तो वो चल के ही आपको जाना होता है। फिर वहाँ से घोड़े पे बैठकर आप 7 किलोमीटर निकाल लोगे, फिर एक होल्ड आएगा, तो वहाँ पे आपको खाना वगैरह हो तो आप खा सकते हो। से निकल के हम फिर चले गए थे ऊपर, जो घोड़े का लास्ट स्टॉप आता है वहीं तक वो आपको लेके जाता है, वहाँ पे वो आपको छोड़ देगा, फिर आपको वहाँ से भी पैदल करके जाना होगा, बहुत ज़्यादा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा ब्लॉग वीडियोज़ है, आप वो जाके देख लो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मेरी जर्नी कैसी थी, मैं कहाँ से कहाँ गई, कहाँ रुकी, क्या हुआ, सब कुछ वो ब्लॉग में है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, अगर कोई ने व्लॉग नहीं देखा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि ये कैसे जाना होता है, क्या होता है। फिर आप वहाँ घोड़े से उतर गए, फिर आपको पैदल जाना है। फिर आप पे अगर आपको टेंट चाहिए, कॉटेज चाहिए, होटल चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आपको रखवानी हो वो आप वहाँ पे रखवा लेना। पे सामान रख के दर्शन करने चली गई, और उसमें भी बहुत ज़्यादा चलना होता है, तो पूरा मैं चल के गई वहाँ पे और सब कुछ घूमा, सारे जगह पे गई, दर्शन किए। सिर्फ भैरव बाबा पे मैं नहीं चढ़ पाई क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी और इतना ज़्यादा चढ़ाई थी, तो मुझसे नहीं हो पाया था, तो मैं नहीं गई थी। अगर आप जा सकते हो तो आप जाना। और फिर मैं वहीं पे थोड़ी देर घूम रही थी, बैठी हुई थी वहीं पे, सारी जगह देख रही थी, कहाँ क्या है वो बस ऐसे ही देख रही थी सब कुछ, और मंदिर के पास बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ गई थी फ्रेशन अप होने के लिए, और फिर मैं थोड़ी देर वहीं पे बैठी हुई थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा हो चुका था, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था। ऐसे ही बैठे बैठे पूरे यहाँ पे ऐसे फोग लगे थे। आप मेरा वीडियो में जाके देख लेना व्लॉग के, उसमें सारा सब कुछ है, उसमें मैंने क्या किया, कैसा हुआ, सब कुछ उसमें दिखाया था, आप वो जाके देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे बैठी, फिर शाम को मैंने आरती के लिए वापस चली गई थी, वहाँ पे आरती की मैंने 2-3 घंटे वहीं पे निकाले। फिर मेरे पाँव सुन्न हो गए थे मेरा पाँव, तो मैं वापस आ गई थी। और फिर मैंने सिर्फ एप्पल ही खाया था, मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि मुझे ट्रैवल के वक्त ना बहुत कम ही खाना खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। आई और मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के मैं चली गई थी वापस से मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे दर्शन वगैरह किया। फिर मैं वापस नीचे आ गई और एज इट इज़ मैं वापस अपने घर आ गई थी, ठीक है। तो ये मेरा था एक्सपीरियंस। अब मैं गई थी फ्लाइट में। मैं जब जा रही थी तब मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो की, और जब मैं आ रही थी तो मेरी फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की। तो इंडिगो का इंटीरियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत ऐसा प्लेन में आपको होता है ना घुटन सी या ऐसा कुछ, वो थोड़ा उसमें ज़्यादा हो रहा था स्पाइस जेट के मुकाबले। और जब स्पाइस जेट का इंटीरियर है वो ठीक ठाक ही है, वो ओके, वो आपको देख जाएगा मेरे वीडियोज़ में। क्योंकि वहाँ पे ना क्या हुआ था, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका इतना मतलब आप में इतने ज़्यादा फ़्लाइट लोगों आ जा रहे हो, अगर आपका नाम है तो आपको अपनी फ़्लाइट भी अच्छे से रखनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि फ़्लाइट में सीट बहुत टूटी हुई थी, कहीं से कुछ निकल गया था, कहीं से कुछ निकल गया था। जो उसकी विंडो होती है वो भी व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि जो विंडोज़ थी ना वहाँ पे स्क्रैचेस थी, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पे स्क्रैचेस थी। तो वो थोड़ी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी। लेकिन जो अंदर का एटमॉस्फेयर था, जैसे मैंने बोला कि इंडिगो में मुझे थोड़ी घुटन हो रही थी, वो स्पाइस जेट में नहीं हो रही थी। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो मैं रिटर्न आ रही थी वो स्पाइस जेट की बहुत बड़ी फ्लाइट थी और जो इंडिगो की थी थोड़ी छोटी थी, तो मे बी उसके लिए हो सकता है, पता नहीं क्या होता है उसका। लेकिन मेरा दोनों का एक्सपीरियंस यही रहा है, और दोनों में बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, बहुत अच्छा होता है, बाकी तो कोई दिक्कत मुझे नहीं आई थी। अब हम बात करते हैं कि मेरा खर्चा कितना हुआ था। मेरा खर्चा अराउंड हुआ था 25,000 से लेके 30,000 के बीच में था। तो पर हेड आप मान लो ना कि 30,000 जितना हुआ। मैं राजकोट से करूँगी तो 30,000 तो आराम से हो गया होगा मेरा पर पर्सन का, मेरा सिंगल का खुद का खर्चा मैं बता रही हूँ, तो उतना मुझे हुआ है। मैं गई थी 5 दिनों के लिए, 5 से 6 दिनों के लिए गई थी, तो उतना मेरा खर्चा आया। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, डॉर्मेट्री में रुक जाते हो, टेंट में रुक जाते हो, और आप मतलब
इतना जितना कम रखोगे, अगर आपके साथ ज़्यादा लोग हैं, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, तो ये खर्चा आपको पड़ जाएगा पर पर्सन। आप 15,000 से लेके 20,000 तक जाके आ सकते हो। टोटली डिपेंड्स आप पे होता है कि आप कितना खर्चा करते हो, आप कैसे जाते हो, सब कुछ उस पर डिपेंड होता है। कोई भी इंसान आपको ये नहीं बोल सकता कि आप इतने पैसे में जाके आ जाओगे या इतने पैसे में हो जाएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं बोल सकता है, क्योंकि खुद का, हर इंसान का खुद का अपना बजट होता है, उसके बजट के अकॉर्डिंग ही उसे जाना होता है। कोई होता है ऐसा कि मुझे सिर्फ 15,000 में जाके आना है, तो वो भी पॉसिबल है कि आप ट्रेन में चले जाओ, आप एसी वाला मत कराओ, नॉन एसी में जाओ, तो टिकट आपको सस्ती ही मिलेगी। फिर वहाँ से आप बस में जाते हो, तो वो ही मैंने बोला, ऑफलाइन बस करवा लो, फिर वहाँ पे जाके टेंट में रुक लो, डॉर्मेंट्री में रुक लो, तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। 15,000 से 17,000 में आपकी ट्रिप हो जाती है। तो डिपेंड होता है कि अगर आपको कैसे जाना है, डिपेंड, पूरा पूरा डिपेंड होता है आप पे, आप कैसे जाते हो, कहाँ पे रुकते हो, क्या खाते हो, कहाँ पे खाते हो, किस जगह पे खाते हो, तो पूरा डिपेंड है उसके ऊपर। शायद मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, इसके अंदर मैंने शायद कुछ भी नहीं रखा है। अगर कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी उसकी। तो ये तो मैंने बता दी अपनी पूरी जर्नी में, कैसे केदारनाथ जाके आ गई, कितने में जाके आ गई, कहाँ पे रुकी, कैसे गई, मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को। आई होप कि आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो, मेरी ये ट्रिप पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ट्रैवल वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी करनी है, बहुत सारी जगहों पे भी मुझे जाना है, तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगी, व्लॉग्स बना लूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरी जानकारी इसमें मिल गई हो, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या होता है, अगर आपको समझ में आ गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में कर देना, कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, वो भी मुझे बता देना।